काल मौत से रक्षा करें। जीवन के सारे कर्तव्य पूर्ण होने पर मुक्ति और अमृत प्रदान करें। इस मंत्र का ये भावार्थ है। इन्हीं भावों को जोड़ें और मंत्र का उच्चारण करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरु आशीर्वाद के लिए गुरु वंदना। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरण कमलों का ध्यान करें। उनकी सूक्ष्म उपस्थिति का आभास हम सबको हो और उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन सदैव हमको प्राप्त होता रहे। इन भावों को लेकर गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को नमन, सभी को प्रणाम। भाइयों बहनों, प्रत्येक शुक्रवार को हमारा एक क्रम चल रहा है। लंबा समय हो गया है, पर जो भैया कार्यक्रम आयोजित करते हैं बताते हैं संख्या कम रहती है, तो कार्यक्रम के बाद में आप तय करके बता सकते हैं कि इसका समय लेट करें। आइए, आज का विषय हमारा बड़ा चर्चित विषय है और बहुत आम समस्या है। लोग बहुत परेशान रहते हैं, जिसको कि जनरल भाषा में लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स, पर एक्चुअल में अपेंडिक्स उस बीमारी का नाम नहीं है। जैसे पिछली बार हमने बताया था, तो लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट भी वो बीमारी का नाम नहीं है, वो अंग का नाम है, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसी प्रकार से अपेंडिक्स भी एक अंग का ही नाम है जो हमारे शरीर में, उसके बारे में बताएंगे। एक्चुअल में जो बीमारी है उस बीमारी का नाम है अपेंडिसाइटिस। बीमारी का एक्चुअल नाम ये है। टिस का मतलब होता है दर्द, सूजन कह सकते हैं, जलन कह सकते हैं, कॉर्लेट है, जुड़ा हुआ मामला है। जहां भी टिस होता है, आर्थराइटिस, अपेंडिसाइटिस, जो भी टिस टिस लगते हैं, एलोपैथी की टर्मिनोलॉजी है ये। तो मोटा मोटा ये समझ लें, जिस भी बीमारी के पीछे टिस लगता है उसमें क्या, या तो सूजन होगी या दर्द होगा, इस प्रकार की स्थिति उसमें रहती है, जलन रहेगी। तो आइए, आज का विषय हमारा अपेंडिसाइटिस। ये एक बड़ी, जब भी पेट में दर्द होता है और यदि पेट के ऑपरेशंस की बात करते हैं आप, तो मैक्सिमम ऑपरेशंस का यदि अनुपात देखें तो वो अपेंडिक्स के ज्यादा होते हैं। जब भी पेट को चीरते फाड़ते हैं एलोपैथी में, तो उसमें समस्या अपेंडिक्स वाली ज्यादा रहती है, यानी अपेंडिसाइटिस बीमारी उसमें प्रधान रहती है। अन्य के कारण पेट कम काटा जाता है, इसके कारण पेट का ऑपरेशन ज्यादा होता है। तो आइए आज इस विषय पर बात करेंगे। हम जब इस यात्रा को लेकर चलते हैं तो इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, जिससे आप स्वयं भी जाने और इन चीजों को अपने परिवारजनों को भी बताएं, रिश्ते नातेदारों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे ये बीमारी के बारे में लोगों में भय न रहे, कोई सी बीमारी हो। इसलिए इसके हमने चरण बना रखे हैं। बीमारी के बारे में जानकारी, उसके लक्षण, उसके कारण, उसके प्राकृतिक उपचार, ये नहीं मिलते हैं। बाकी तो जानकारी छोटी मोटी यूट्यूब पर मिलती हैं, थोड़ी किसी की। और उसके बाद में कौन सी चीजें खाने से हमको लाभ मिलेगा और कौन सी चीजें हमको छोड़ेंगे तो हमारी बीमारी जल्दी ठीक होगी। ईट एंड अवॉइड। आइए भैया, ये दिक्कत कर रहा है क्या पवन जी? भैया आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? आ रही है, बराबर आ रही है। चलिए, कवरेज और पकड़ कर रहा बस आपका। कवरेज की समस्या आ रही है।
आपका जो है ना कवरेज बराबर नहीं। तो ठीक है, चलने चलिए, दीजिए आवाज। तो अपेंडिक्स एक छोटी सी समझ लीजिए कि जैसे हमारी एक उंगली है, मध्य बीच वाली उंगली, ऐसी एक आकृति है जो हमारी बड़ी आंत का स्टार्टिंग कह सकते हैं, छोटी आंत का एंडिंग कह सकते हैं। उस स्थान को हम सीकम बोलते हैं एलोपैथी की भाषा में। वहां जुड़ी रहती है ये, एक खाली थैली समझ लो आप, उंगली जैसी खाली थैली। और समझना चाहते हैं तो अभी इसको जैसे केंचुआ होता है ना, इस तरह से लटकी रहती है, मोटा वाला केंचुआ। इसलिए इसको एलोपैथी में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी बोलते हैं, केंचुए जैसा अपेंडिक्स ऐसा भी बोलते हैं एलोपैथी में। तो ये जो छोटी आंत और बड़ी आंत के जॉइंट पर ये हमारा अंग लगा रहता है। और ताज्जुब की बात यह है कि मॉडर्न साइंस यानी एलोपैथी जो सब डायग्नोस करती है, आज तक इस अंग की उपयोगिता के बारे में पता नहीं है कि इसकी उपयोगिता क्या है। पर थोड़ी स्टडी में जब जाते हैं तो ये है कि जो वेजिटेरियन हमारे जो पशु हैं, जो शाक और घास वास ज्यादा खाते हैं, उसमें अपेंडिक्स बहुत लंबा होता है। इंसान में तो ये लगभग 3-3.5 इंच का रहता है। जब समस्या होती है तब जरूर ये लंबा हो जाता है, सूज जाता है, लंबा हो जाता है, तब ये 8-9 इंच का हो जाता है। पर जो शाकाहारी पशु हैं, हम तो फिर भी मनुष्य मांसाहारी हो जाता है, दोनों करता है, मांस भी खा लेता है और शाक भी खा लेता है। पर जिनको परमात्मा ने टोटली वेजिटेरियन बनाया है, बुद्धि की अनुपात इतना नहीं दिया है, भगवान ने जो उनका भोजन तय किया है, आज तक उसी भोजन पर हैं, उसमें अपेंडिक्स की नली लंबी रहती है। अब ये इस बात से ये सिद्ध हो सकता है कि कहीं न कहीं हमारे वेजिटेरियन जो फूड है, उसके डाइजेशन में इसका रोल है। अब इसमें एक तो म्यूकस फॉर्म होता रहता है इसी अपेंडिक्स के अंदर, खाली नली है, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो म्यूकस के बारे में पहले चर्चा करी थी जब हमने पाचन तंत्र के रोग लिए थे। वैसे इसको भी पाचन तंत्र का ही रोग कह सकते हैं क्योंकि उसी में जुड़ा हुआ है। तो चिकना पदार्थ होता है लार जैसा, जैसे हमारी लार गिरती है ऐसा म्यूकस बनता रहता है और अंदर चिकना चिकना है सब कुछ। जैसे कि गाड़ियों में ग्रीस होता है, ऐसे हमारे शरीर में म्यूकस होता है। तो म्यूकस बनता है। एक इसमें बच्चों के अंदर जब ये अपेंडिक्स रहती है तो लिम्फेटिक टिश्यू भी रहता है। तो इसको कुछ कुछ डॉक्टरों का जो रिसर्च है वो ये जोड़ते हैं कि ये कहीं ना कहीं इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है, जो लिम्फेटिक टिश्यू है, तो वो इसकी इम्यूनिटी में भी है। पर ऐसा कोई क्लियर नहीं है, रिसर्च होती रहती है, मॉडर्न साइंस डे बाय डे अपडेट होती रहती है, पर वो चीज अभी क्लियर नहीं है। तो अभी मोटा मोटा समझें कि इसमें म्यूकस बनता है। अब ये जो नली जुड़ी हुई है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब नली में से म्यूकस बनता है, निकलता भी रहता है। कभी कभी इसमें कुछ चीजें भोजन की आ जाती है और निकल भी जाती हैं, वो एक रेगुलर प्रोसेस है। कभी कभी इसमें क्या होता है कि आप चूंकि बड़ी आंत से जुड़ी हुई है, तो जो हमारा मल है वो भी कभी कभी इसमें आके और फिर निकल जाता है। ऐसा क्रम चलता रहता है। नली है खाली लटकी हुई है, गया मटेरियल और बाहर हो गया, आया और बाहर हो गया, तो ये रेगुलर क्रम है। पर दिक्कत कहाँ आती है, जब ये ब्लॉक हो जाती है। बीमारी यहां से शुरू होती है जब इस नली के मुंह पर, जहां से जुड़ी हुई है ये, तो उसमें जैसे कि एक, जैसे ये पेन है, इस तरह से नली लटकी हुई है, तो जहां ये जुड़ती है वहां एक छेद रहता है, या उसको लाइनिंग बोलते हैं एलोपैथी की भाषा में। तो वो छेद जो है वो ब्लॉक हो जाता है, बस यहां से दिक्कत खड़ी हो जाती है, फिर आगे की यात्रा बढ़ती है। और जब वो ब्लॉक हो जाता है तो उसके अपन कारण में चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है, जो जो मटेरियल जो इससे वो ब्लॉक हुआ है, उसके कारण वो भी सड़ता है। फूड मटेरियल भी हो सकता है, वो अपार आपका जो है वो मल भी, फेसिस भी हो सकता है ना। अब वो मटेरियल सड़ता है, उसमें बैक्टीरिया बढ़ते हैं खूब। जब भी कोई चीज सड़ती है तो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, वो बैक्टीरिया रहते ही है बॉडी में जगह जगह, वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं। बस ये दिक्कत होती है, फिर ये नली खूब फूलती है, सूजन आती है, स्वेलिंग आती है, जलन होती है, बस ये बीमारी स्टार्ट हो जाती है।
अब ये जो है इसके बारे में यहीं पर जोड़ लेते हैं। ये जो है दर्द के आधार पर 3 प्रकार की इसको हम कह सकते हैं, 3 प्रकार की। एक तो क्या हो, दर्द अचानक हुआ कुछ घंटे के लिए और ठीक हो गया, कुछ दिन के लिए हुआ ठीक हो गया, तो इसको तो बोलते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तुरंत हुआ, कुछ घंटे रहा, ठीक हो गया, यानी वो ब्लॉकेज हुआ होगा और वो वापस से खुल गया, कुछ समय रहा तो उसमें प्रॉब्लम हुई, कुछ दिनों तक रहता है, ठीक हो जाता है 2-4 दिन में। ये तो क्या एक्यूट अपेंडिसाइटिस। दूसरा टाइप है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है दीर्घ, लंबा। अब वो दर्द बना रहता है, यानी वो ब्लॉकेज बना हुआ है, नली सूजी हुई है, वो खुल नहीं रहा है, तो वो आवागमन बंद है, नली सूज गई है, स्वेलिंग बना हुआ है, दर्द बना रहता है, ये हो जाता है क्रोनिक अपेंडिसाइटिस। अब तीसरा टाइप क्या है, ये ऑपरेशन के बाद वाला होता है। जब एलोपैथी में ऑपरेशन हो जाता है तो कभी कभार क्या होता है कि वो अंग पूरा नहीं कटता है, उसको ऑपरेट करते हैं, छोटा मोटा टुकड़ा रह जाता है, उसका जो छोटा सा पीस भी रह जाता है, तो बस उसमें स्वेलिंग बनी रहती है, वो बड़ी खतरनाक है, ये दर्द फिर बना ही रहता है, इसको स्टम्प अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, टुकड़ा छोटा सा रह जाता है। ये इसकी मोटी मोटी जो इसके बारे में जो जानकारी है अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स के बारे में वो आपको दी। अब आगे चलते हैं इसके लक्षण। लक्षण में पेट में वैसे बहुत सारे कारण से दर्द रहता है, बहुत लंबी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अब इसमें वो गॉल ब्लैडर की भी समस्या हो सकती है, स्प्लीन की भी हो सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। बहनों को फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कारण भी हो सकती है, ठीक है ना, किडनी के स्टोन के कारण। ये सब दर्द पेट में ही होते हैं, इनके लोकेशन लगभग पेट ही है, तो उसमें दर्द होते हैं। पर अब इसके दर्द का पहचानना थोड़ा ये टिपिकल बात है, पर फिर भी मोटा मोटा इसका दर्द अचानक होता है, तेज होता है, नाभि के पास से होगा तो भी राइट साइड को मूव करेगा। जो पसलियां है हमारी, इसके नीचे ये है आकृति लगी हुई, हमारी जो बड़ी आंत है वो ऐसे ऐसे और ऐसे है, ये समझ लो कि उल्टा यू बना लो आप, उल्टा यू या उल्टा यू बना लीजिए, या एक स्क्वायर उसको खाली कर दो तो 3 साइड में उसकी इस तरह रहती है वो, तो ये इधर से ऐसे और ऐसे, तो ये राइट साइड है उसका स्टार्टिंग पोर्शन जो बड़ी आंख का वहां है लगी रहती है, तो जो दर्द है वो मुंह इधर ही करेगा क्योंकि उसी का दर्द है, उसी में सूजन है, उसी में जो है जलन है, तो दर्द नाभि से शुरू होगा तो भी यहाँ जाएगा, या सीधा भी दर्द यहाँ महसूस होगा। तो जो पसलियां हैं इसके सीधे हाथ के नीचे जो हड्डियां हैं इसको रिब बोलते हैं, कैरिज बोलते हैं इस पूरे को, तो इसके जो नीचे है यहाँ दर्द रहता है। तो ये इसका एक मोटी पहचान है। तो अचानक दर्द होगा, पसलियों के नीचे होगा, नाभि पे होगा तो भी इधर जाएगा, और इसके बाद में क्या होगा, व्यक्ति खांसेगा तो भी दर्द हो जाता है, जुकाम यदि उसको नाक को साफ करेगा तो भी दर्द हो जाता है, मूवमेंट करेगा तो भी दर्द होता है। ये इसके एक मोटे मोटे इसके लक्षण हैं। और जब सीधे हाथ के नीचे है, यदि समस्या थोड़ी पुरानी हो गई है, जब उसमें सूजन है, लंबाई बढ़ गई है, तो उसमें जब आप हाथ लगाएंगे तो आपको एक ठोस कड़ापन, जो सॉफ्टनेस है वो नहीं दिखेगा, कड़ापन दिखेगा, और जैसे उस कड़ेपन को आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो भी आपको दर्द की फीलिंग होगी। एक इसकी ये भी पहचान है, मतलब पूरा अन्य जगह आपको मुलायम दिखेगी, सॉफ्ट दिखेगी, पर जो नली है अपेंडिक्स की, जो वो स्ट्रक्चर है वो चूंकि इसमें स्वेलिंग है और उसकी लंबाई बढ़ गई है और तो कड़ी हो जाती है, तो उसको हाथ लगाते हैं तो दर्द महसूस होता है। ये भी इसकी पहचान है। इसमें उल्टी भी होती है, नौसिया भी होता है, वोमिटिंग और नौसिया दोनों होते हैं, ये भी इसकी एक पहचान है। अब इसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन कारण में बात करेंगे तो होता भी कॉन्स्टिपेशन के कारण है, और यदि ये हुआ है
तो कॉन्स्टिपेशन रेगुलर है, ये समझ लो। दूसरा भी है इसमें, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, इन्फेक्शन ज्यादा है, बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत होगी तो दस्त लग जाते हैं। तो दोनों चीजें इसकी एक पहचान हो सकती है। जब स्थिति ज्यादा खराब है तो व्यक्ति गैस पास करता है गुदा द्वार से, तो भी उसको दर्द होता है, ये भी इसकी पहचान है। भूख तो खत्म हो ही जाती है, भूख लगती नहीं व्यक्ति को, है ना, उसको वो अनमने मन से खाता है वो अलग बात है। और जब भी कुछ खाता है तो जरूर दर्द होता है, पीता और खाता है तो दर्द जरूर होता है, क्योंकि उसमें एक लहर उठती है पूरी हाथ के अंदर, तो दर्द जरूर होता है। तो ये भी इसकी पहचान है, भूख लगती नहीं पर जब भी कुछ खाएगा पिएगा तो दर्द होगा, ये भी इसका एक लक्षण है। और जब समस्या बनी रहती है तो इसमें लो ग्रेड फीवर रहता है, यानी आपका जो टेम्परेचर है तो वो बढ़ जाता है, 98 से ऊपर चला जाता है, 99, 100, 101, 2 ऐसा बना रहता है टेम्परेचर आपका, ये भी इसकी एक पहचान है। जीभ आपकी गंदी हो जाती है और मुंह से जो स्मेल है वो बदबू स्मेल आती है, जीभ पर सफेद सफेद जम जाता है, मुंह से बदबू आती है, ये भी इसकी एक पहचान है। और जब ये स्थिति भयानक हो जाती है, मतलब वो ब्लॉकेज आपका खुला नहीं, स्वेलिंग बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई, तो टेम्परेचर भी खूब राइज करेगा, आपकी जो नाड़ी है वो भी बहुत तेज चलेगी, नाड़ी की गति आपकी 100 से ऊपर पहुंच जाएगी, टेम्परेचर आपका 102 को पार कर जाएगा, 3, 4, 5 हो जाएगा, और पेट बड़ा कड़ा कड़ा इधर फूला हुआ महसूस करेगा, वो अपर दिखाई भी देगा। तो ये इसकी जो है क्रॉनिक स्टेज कह सकते हैं, भयानक स्टेज कह सकते हैं। तो ये एक मोटे मोटे इसके सिम्टम्स हैं जिनसे हम एपेंडिसाइटिस के रोग को पहचान सकते हैं। अब यात्रा अगली स्टॉप चरण है हमारा कारण। नेचुरोपैथी तो फिर आपको फिर कहते हैं हम, दुनिया को स्वस्थ रहना है तो आज नहीं तो कल समझना ही पड़ेगा और जीवन में अपनाना ही पड़ेगा। और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उसी चीज को जगाना चाहते हैं। इसलिए आप यदि अपने परिवार जनों की चिंता करते हैं तो उनके लिए खूब मेहनत करिए, पर कहीं ना कहीं उनको नेचुरोपैथी की तरफ लाइए, स्वस्थ रहने के सूत्रों को उनके जीवन में अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहिए कि उनका भोजन ठीक हो जाए, आहार और विहार दो के ऊपर फोकस करिए, उनकी लाइफ स्टाइल 24 घंटे को किस प्रकार से व्यतीत करते हैं एक, और भोजन में क्या लेते हैं दो। आहार विहार यदि इंसान ठीक कर लेगा तो उसको इन जितने भी ये प्रकार नाना प्रकार की बीमारियां हैं, हर बार नहीं बताते हैं आपको, कोई बीमारी होने वाली नहीं है, और यदि है तो धीरे धीरे आपके प्राकृतिक आहार और आपकी एक अच्छी लाइफ स्टाइल से वो ठीक हो सकती हैं। तो भाइयों बहनों, जब हम कारण की बात करते हैं तो इसमें वही मुख्य बात है कि शरीर की गंदगी, क्योंकि शरीर में जब गंदगी इकट्ठी होती है तो जो बॉडी का जो नेचुरल जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं तो उसमें सब कुछ है, हमने कहा ना कि नली में म्यूकस बनता है, निकलता है, कोई चीज आती है तो भी निकल जाती है, क्योंकि वो चीज इस टाइप की रहेगी। यदि फूड मटेरियल है या आपका मल है, यदि वो मल पतला है तो इसमें चला भी गया तो निकल जाएगा। पर अब दिक्कत वहीं से शुरू होती है। अभी जब कारण पे बात करेंगे, आपका मल कड़ा है, सूखा है, और वो जाकर फंस गया, बस वो फंस गया तो दिक्कत करेगा। या आपका भोजन का कोई ऐसा पार्ट जो खूब ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना, अब वो जल्दी जल्दी चबाया, पूरा चबाया नहीं, और जब चबाया नहीं, जब कोई सिकी हुई चीज खाते हैं, तली और सिकी हुई, तो उसको जब हम चबाते नहीं है तो वो कोई पीस ऐसा है जो नीचे चला गया, वो भी इसका ब्लॉक कर देता है इस नली को। या तो मल ब्लॉक कर देता है, या वो हमारा खाया हुआ पार्ट ब्लॉक कर देता है, या फिर क्या होता है, जो म्यूकस है वो गाढ़ा हो जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि आपके जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं तो उससे जो उसका कंपोजिशन से वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, वो भी ब्लॉक कर देता है।
तो इसका मुख्य कारण है कि वो उस नली का ब्लॉक हो जाना, और ये ब्लॉक जो होते हैं वो हमने बता दिया, या तो हार्ड स्टूल, स्टूल मतलब मल, जो सूखा मल है, कड़क मल है, वो इसके इस पे फंस गया, या कोई भोजन का पार्ट जो आपने देखो उबला हुआ और कच्चा, ये तो फंसता ही नहीं है, बॉडी पचा लेती है, पर सिका और तला भोजन आपने ज्यादा मात्रा में किया और जल्दी जल्दी किया, उसका जो शेष पार्ट है, देखते नहीं आप जो भी कोई चीज खाते हैं, जैसे मान लो कोई ड्राई फ्रूट्स खाया नहीं चबाया, तिल आपने खाए, ऐसे कैसे आपके मल में निकल जाते हैं, आपके बादाम के टुकड़े निकल जाते हैं, पिस्ते के टुकड़े निकल जाते हैं, अखरोट निकल जाता है, ऐसा का ऐसा ही बिना पचे निकल जाता है वो। तो जब आप ऐसी चीज ज्यादा खाते हैं तो वो टुकड़ा भी कहीं ना कहीं फंसने का कारण बन सकता है। तो ये इसका वो मुंह बंद, मुख्य बात है उस नली का मुंह बंद हो जाना, हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो हार्ड स्टूल एक, भोजन का कोई पार्ट दो, म्यूकस थिक हो जाए जो उसमें बन रहा है, वो आपके अब केमिकल कंपोजिशन गड़बड़ा गए भोजन के कारण, वो भी तीसरा कारण। कोई ट्यूमर भी डेवलप हो जाता है कभी कभी, वो भी उस मुंह को ब्लॉक कर देता है। कोई फॉरेन बॉडी, वही इसमें आ गया जो हमने बताया, वो भी इसकी ब्लॉक कर देती है। और बच्चों में क्या होता है, बड़ों में तो नहीं होता, वो जो लिम्फेटिक टिश्यू है वो भी कभी कभी सूज जाता है, तो भी वो नली ब्लॉक हो जाती है। हमने कहा ना खाली थैली जैसी है, लंबी थैली, जैसे भिंडी है लंबी, उसको खाली कर दो अंदर से, ऐसे समझ लो आप, या केंचुए के अंदर का मैटर निकाल दो फिर थैली लटका दो, ऐसे समझ लो, वो ब्लॉक हो जाती है। तो अब ये ब्लॉक के हमने कारण बताए। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, इसमें पस बन जाता है, बस भयंकर, फिर सूज जाती है, लंबी हो जाती है, ये इसका कारण है। और कभी कभी क्या पेट में इंजुरी हो जाए, चोट वोट लग जाए कहीं एक्सीडेंट में, इसके कारण भी ये ब्लॉक हो जाती है, ये भी एक कारण हो जाता है। डाइजेस्टिव हमारा ट्रैक का इन्फेक्शंस, हमारे पाचन तंत्र के उसमें कहीं इन्फेक्शंस हो जाता है, तो ये भी उस नली में जाके इसमें स्वेलिंग पैदा कर सकते हैं। जब भी ये सूजती है तब उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, सूजती है और जलन होती है इसमें, है ना, दर्द होता है, तो ये बात है। और इसके बाद में एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है ना, आईबीडी जो है, उसके कारण भी जो है अपेंडिसाइटिस हो जाता है। और जो है अपेंडिक्स के अंदर भी कभी कभी ग्रोथ हो जाती है, ये भी बहुत से डॉक्टर इसका कारण मानते हैं, समझे ना। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्लॉक हुआ निकल गया, पर ये ब्लॉक जब परमानेंट होता तो सीमेंट जैसा हो जाता है, बिल्कुल जो स्टूल है वो भी आपका सीमेंट जैसा हो जाता है पुराना। पर दिक्कत क्या होती है, जब वो परमानेंट ब्लॉक होता है, सीमेंट जैसा हो जाता है, तब ये क्या होता है, और आपका इलाज आपने लिया नहीं, ध्यान दिया नहीं, तो ना तो कोई एलोपैथिक वगैरह पे ध्यान दिया, दर्द को दबाते रहे, झेलते रहे, तब ये नली फूट जाती है। बस प्रॉब्लम यहाँ आती है, जब ये भ्रष्ट हो जाती है, फूट जाती है, तब जीवन मरण का सवाल बन जाता है, तब वो दिक्कत बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसके अंदर जो फर्मेंटेड मटेरियल्स है, जो पस है, जो बैक्टीरिया हैं, वो पेट में पूरे में फैल जाते हैं। बस ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत खतरनाक स्थिति है, इसको बोलते हैं पेरिटोनाइटिस, इस बीमारी का नाम है। अपेंडिसाइटिस के बाद में जो सीवियर कंडीशंस बनती है, इसको बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। ये जो टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखें, ये है इसकी सीवियर स्थिति। इसमें क्या होता है, अपेंडिक्स आपका फट गया, रैप्चर हो गया, ब्रस्ट हो गया, यानी फट गया वो, और उसके अंदर जो टॉक्सिन्स थे, जो बैक्टीरिया थे, जो बैक्टीरिया डेड होते हैं, वो पस होता है, मवाद, वो पूरी बॉडी में, और वो अब जहर, समझो पॉइजन जैसी स्थिति बन गई आपके पेट के अंदर। ये सीवियर कंडीशंस है। तो ये हमने आपको कारण बताए। चलिए अब चलते हैं प्राकृतिक उपचारों के ऊपर। हमारा मुख्य फोकस इस आयोजन का, इसका जो हमारा प्रयोजन है, ये कि ये जो घरेलू उपचार हैं, जिनमें कोई साधन की जरूरत, बहुत जो घर में साधन है उनसे काम हो जाता है और चमत्कारिक हैं, इनको हम मिरेकिल कह सकते हैं। इससे कम मत बोलना आप, इनको दुनिया जानती नहीं है, जानती है ही नहीं और न जानेगी, क्योंकि अभी तो दुनिया की दौड़ जो है दवाइयों के ऊपर है, या तो एलोपैथिक की दवाइयां या होम्योपैथिक की दवाइयां,
और थोड़ा सेफ चलने वाले लोग आयुर्वेद की दवाइयों की तरफ भागते हैं। और हम चाहते हैं कि बिना दवाओं के आप अपने जीवन की इन बीमारियों के समाधान प्राप्त करें, पर जो हम बताते हैं उनको आप क्या करें। तो आइए अब उपचार की तरफ चलते हैं। उपचार में हमारा सदैव जो हमारा नींव, जिसको कहते हैं बेसिक ट्रीटमेंट, जब भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, आप तुरंत एनिमा लीजिए। कैसे भी चल, दोपहर हो, प्रॉब्लम हो रही है, जाइए, पेट में दर्द हुआ है, जाइए लीजिए एनिमा। एनिमा का तरीका हमने बताए रखा है। आप यदि ठंडा गर्म सेक न भी कर पाए तो भी डायरेक्ट एनिमा ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। एक बार में फ्रेश नहीं होते तो लगातार 2-3 बार लीजिए, तो आपकी गंदगी बाहर हो जाएगी। जैसे ही बड़ी आंत खाली होती है, स्पेस मिलता है, तुरंत आपको पूरी बॉडी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तुरंत उसमें आपको आराम मिलता है। ये नोट कर लीजिए आप। और ये एलोपैथी के लिए हमेशा आश्चर्य का विषय रहेगा, ये समझ लो आप। और वो इस पर विश्वास करेंगे नहीं। पर हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस जब भी कोई प्रॉब्लम हो, सबसे पहले एनीमा को लीजिए। आपको श्वास दमा अस्थमा हो, बड़ा अटैक आ रहा हो, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो, आपको पेट की प्रॉब्लम हो, पेट की आपको कुछ भी दिक्कत है, क्योंकि आप गंदगी के प्रेशर को रिलीज करिए, उसको निकालिए। तो इसकी भी शुरुआत एनीमा से। पर ध्यान रखिए, जब आपको दर्द है तब इसमें जो है ना, एनीमा में पानी ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि एनीमा के प्रेशर से भी दर्द बढ़ता है। तो कम पानी का एनीमा लो इसमें। यदि दर्द है, दर्द होकर रुक गया है तो ले सकते हो आप, और पानी लेने पर दर्द नहीं बढ़ रहा है तो ले सकते हो। पर पानी लेने से दर्द बढ़े तो कम पानी का एनीमा लो इसमें। और एनीमा को रिपीट करो, 1 बार लो, 2 बार लो, 3 बार भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े थोड़े पानी का लो और उसको निकालो। तो एक काम तो एनीमा। दूसरा, अब जो दर्द वाला स्थान है उस पे गरम ठंडा सेक करिए। गरम ठंडा सेक, ये इसकी प्रधान चिकित्सा है। गरम ठंडा सेक करिए, कम से कम 3 बार, बराबर समय का ले लीजिए आप। 4-5 मिनट गरम किया, फिर ठंडा किया, फिर गरम किया, फिर ठंडा किया, फिर गरम किया, ठंडा किया। ऐसा यदि आप 5-5 मिनट का भी करते हो, ठंडा वाला क्रम थोड़ा जल्दी हो जाता है तो समय घट जाएगा, और गर्म वाला समय तो 5 मिनट रखो आप, ठंडे वाले का कम कर लो। तो ये यात्रा 30 मिनट में 25-30 मिनट पूरी हो जाएगी। इसके बाद में आप मिट्टी तैयार करिए। मिट्टी होना चाहिए, मिट्टी, हमने कहा मिट्टी सबको बनाना आना चाहिए, मिट्टी सबके घरों में होना चाहिए। बस मिट्टी आपके पास तैयार है, मिट्टी का लेप कर दीजिए उस जगह। सबसे रामबाण चिकित्सा है। हमने कहा कि कोई भी इन्फेक्शन हो, दर्द हो, सूजन हो, मिट्टी उसमें बड़ा रामबाण काम करती है। तो आप मिट्टी का लेप कर दीजिए। आपके अपेंडिक्स जो दर्द वाला एरिया है, थोड़ा उसको बड़ा कवर कर लीजिए, बड़ा। मिट्टी मोटी लगाना है, आधा इंच तो होना ही चाहिए, आधा इंच मोटी, इससे कम नहीं। मोटियों को दिक्कत नहीं, बढ़िया अपने खुले में धूप में है तो कर लीजिए उसको, आप मिट्टी का लेप कर दीजिए, हटा दीजिए। अब जैसे जैसे आप मिट्टी बदलते हैं, बार बार आपका दर्द और सूजन घटते चले जाते हैं, बड़ा चमत्कारिक परिणाम आप देखते हैं। तो इसमें मिट्टी का गरम ठंडा सेक और मिट्टी का लेप, ये इसमें प्रधान चिकित्सा के रूप में आप इसको ले सकते हैं। तो आपका सूजन घटना हो जाए। जब सूजन घट जाती है तो फिर उसके बाद आप मिट्टी लगाते हो तो मिट्टी आपको अच्छी भी नहीं लगती है। अब थोड़ी बहुत जो सूजन शेष रह गई है अंदर, अब उसमें आप ठंडी पट्टी लगा दीजिए। ये पोर्शन ढका हुआ है, यानी किसी कंबल से कवर है, और ठंडी पट्टी अंदर रख दी आपने, फिर उसको चेंज कर दीजिए, वो गर्म हो जाएगी, फिर उसके बाद ठंडी रख दीजिए। तो इससे आपकी अधिकतम सूजन 100% भी कह सकते हैं हट जाएगी। एनीमा लिया, तुरंत वो आपका जो अपेंडिक्स एक्टिवेट हो जाएगा, गंदगी बाहर फेंकेगा जो भी फंसा हुआ मटेरियल से। ठंडा गर्म सेक किया, उससे भी मांसपेशी का फैलना, यानी उसमें एक्सटेंशन होना और श्रिंकेज होना, एक्सटेंशन और श्रिंकेज, फैलना और सिकुड़ना, उससे वो जो ब्लॉकेज है आपका वो खुल जाएगा और गंदगी जो है आपकी बड़ी आंत में चली जाएगी
और वो प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे अब वो खुल गया। जब आपने गर्म किया तो फैला, ठंडा किया तो सुखड़ा, तो वो गंदगी आप पास आउट हो जाएगी, बड़ी आंत में चली जाएगी, उस गंदगी बाहर हो जाएगी। और उसके बाद में आपने मिट्टी का लेप कर दिया, दर्द और सूजन खिंच जाएगी। थोड़ी बहुत रहेगी तो ठंडी पट्टी ढकी हुई लगा दो आप, उससे भी ये समस्या दूर हो जाएगी। और इसके बाद में जब ये आपका दर्द हो जाए, सूजन उतर जाए, अब अपने शरीर को बॉडी सर्विसिंग कर लो आप। समझ लो, कभी भी कोई बीमारी के लक्षणों के आधार पर उसको हम ठीक कर लेते हैं ट्रीटमेंट से, उसके बाद में अपने शरीर को चंगा कर लो। अब उसके लिए वो ये हिप बाथ लो, गर्म स्नान लो, है ना, भाप स्नान ले लो, धूप स्नान ले लो, फुल बॉडी शीट पैक ले लो, यानी पूरे शरीर से गंदगी बाहर करो। अब एक चीज और है इसमें, जो है एक ट्रीटमेंट और बड़ा काम करता है, क्योंकि रोग यहाँ का है, तो ये जितनी पट्टियां हैं ये पट्टी टॉक्सिन्स को खींचती हैं। तो इसमें दोनों पैरों का जो फुट पैक है, लपेट हुई कॉटन और ऊनी, दोनों पैरों का फुट पैक है, वो बड़ा इसमें काम करता है, उसको लेना चाहिए। जब इसकी आपको प्रारंभिक स्थिति लगती है कि भाई ये दर्द हो रहा है और डायग्नोज हो गया कि भाई अपेंडिक्स का ही दर्द है, उसमें एलोपैथी का सहारा ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। डायग्नोसिस हमने पहले भी कहा था कि एलोपैथी की बहुत अच्छी मशीनें बनाई हैं वैज्ञानिक लोगों ने, तो उनका हमको कोई ऐतराज नहीं। और प्रारंभिक स्थिति में किसी में भी एलोपैथी से परहेज भी नहीं करना, हम किसी पैथी की बुराई नहीं करते हैं, पर हम चाहते हैं कि आपकी यात्रा होना चाहिए प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ। स्टार्टिंग में लेकर कुछ उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उसके बाद में इधर यात्रा। दर्द है तो बहुत ज्यादा आप तड़पड़ा रहे तो ले लीजिए पेन किलर, उसमें क्या दिक्कत है, कुछ संकल्प थोड़ी लेना है कि भाई नहीं एलोपैथी की लेना ही नहीं है। उसके बाद में अपने उपचार से उसको खत्म कर लीजिए, तो चीरना फाड़ना रुक जाएगा आपका। तो इसमें जो है जब ये दर्द डायग्नोस हो जाए तो इसमें आप दोनों पैरों का ये ट्रीटमेंट तो लीजिए, पर दोनों पैरों का फुट पैक, फुट बाथ नहीं कर रहे हैं, फुट पैक कह रहे हैं, तो इसको लीजिए आप दोनों पैरों पर सूती और ऊनी के बांध के, ये आपका जंघा से लेकर नीचे तक, घुटने के ऊपर कुछ पोर्शंस, यानी 8-10 इंच यहाँ से लीजिए और नीचे तक लगाइए, दोनों पैरों में बांधिए। तो दिन में इसको 2-3 बार करिए, ठंडा गर्म सेक करिए और फुट पैक बांध दीजिए, तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ होगा। और जब भी आप ये फुट पैक खोलें, 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए लगाना है, तब आप बॉडी को पूरा गीले टॉवल से तौलिया स्नान करा दीजिए, सिर को भी गीला सा कर लीजिए, तो आपकी जो है पूरी शरीर में रक्त संचार अच्छा हो जाएगा। और गंदगी आपने पट्टी से खींची है। जब भी कोई पट्टी लगाते हैं आप, गले पर लगाएं, पेट पर लगाएं, लंग्स पे लगाएं, वो वहां से टॉक्सिन्स को खींचती है। तो ऐसे आपने पैरों पे लगाया तो यहाँ के अंगों के टॉक्सिन्स को नीचे लाती है, वो खींचती है। फुल बॉडी शीट पैक ट्रीटमेंट लें, वो सब खींचने का काम करती है बॉडी से टॉक्सिन्स को। वो एक लंबी चर्चा है, तो ये आप जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और इसमें आप प्राणायाम डीप ब्रीथिंग वाला, दर्द ना हो, कभी भी इसमें जोड़ वाले भ्रष्टिका कपालभाति हो नहीं, प्राणायाम को अपने जीवन का एक अंग बनाइए। आप आसन कर पाए नहीं कर पाए चलेगा, स्पेस की जरूरत पड़ती है, नहीं है आपके घर में कोई बात नहीं, पर किसी भी कोने में बैठ के प्राणायाम किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका प्राणायाम डीप ब्रीथिंग वाला, धीरे धीरे श्वास लीजिए, भरिए, हल्का सा रोकिए, यदि आपको दिक्कत नहीं है तो समय बढ़ाइए, फिर खाली कर दीजिए, खाली बने रहिए कुछ देर, फिर भरिए, फिर रोकिए, फिर खाली कर दीजिए, खाली में रहिए, फिर भरिए, भरे में रहिए, फिर खाली करिए। इसको परम पूज्य गुरुदेव ने प्राणाकर्षण प्राणायाम की नाम दिया है। तो ये वाला प्राणायाम बड़ा लाभकारी हर बीमारी में। और 7 साल के बच्चे से लेकर 100 साल तक के व्यक्ति को भी आप ये प्राणायाम करा सकते हैं। आप कपालभाति, भस्त्रिका, ये थोड़े हार्ड प्राणायाम है, यानी कठिन है, पर ये सबसे सरल प्राणायाम है और एकमात्र प्राणायाम ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन अधिक समय तक आपके अंदर रहती है। तो इस वाले प्राणायाम का आप उपयोग करिए।
धूप में बैठकर। धूप नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत से मकान तो आजकल ऐसे हैं धूप ही नहीं मिलती है, पर धूप तो लीजिए आप, धूप तो लेना ही है, ये समझ लो। धूप नहीं लेंगे तो बहुत सारी बीमारी आती हैं। और जब भी कोई मौसम बदलता है, धूप गिरती है तो धूप लो, ठंड होती तो ठंड को भी सहन करो, पूरा लबादा मत ओढ़ो। परमात्मा देता है तो उसको लेना चाहिए। बरसात है तो कभी कभी गीले भी होना चाहिए, ठंड है तो ठंड को भी थोड़ा लेना चाहिए, गर्मी है तो गर्मी को भी लेना चाहिए। प्रकृति देती इसलिए कि उसको जरूरत है उस जीव को, तो उसको लेना चाहिए। चलिए, ये हमने आपको नेचुरल ट्रीटमेंट्स आपको बताए। अब आपको फूड ईट एंड अवॉइड्स, सदैव हम तो कहते हैं, अच्छा जब ये बीमारी है तब ध्यान रखें। इसमें फास्टिंग, उपवास सबसे बड़ी चिकित्सा है। आप कुछ भी खिलाएंगे पेशेंट को तुरंत दर्द होता है, पिलाएंगे तो भी दर्द होता है, इसलिए फास्टिंग करिए। अब पिलाने की समस्या का समाधान कैसे करेंगे आप? तो इसमें फिर ऐसा करिए, आप जो है ऐसा कम मात्रा का एनीमा चलाते रहिए, यानी उसको गुदा द्वार से लिक्विड मटेरियल दे देते हैं, क्योंकि बड़ी आंत हमारी लिक्विड चीजों का अवशोषण करती है, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो आप 50-100 ml जो वापिस बाहर नहीं आए ऐसा एनीमा देते रहिए। तो आपको ऊपर से देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब भी ओरली कुछ चीज देंगे तो तुरंत आपका पाचन तंत्र एक्टिवेट होगा और उसमें लहर पैदा होगी, है ना। जैसे ही लहर पैदा होगी दर्द बढ़ जाएगा आपका। तो इसमें इंटेक जो है पूर्ण रूप से बंद करिए आप, ना कुछ खाइए ना कुछ पीजिए। जब आपको दर्द है तब विशेष ध्यान रखिए, और जब भी खाने पीने में दर्द होता है तब बिल्कुल खाना पीना आप मत करिए, फास्टिंग करिए, एनिमा लीजिए कम पानी का, दिन में 2-3 बार, तो आपकी फास्टिंग बड़ी कारगर हो जाएगी। देखो आप चमत्कार आएगा नहीं आएगा। जो ट्रीटमेंट बताए वो ट्रीटमेंट करिए और फास्टिंग करिए, तो खाना पीना इसमें रोकते हैं तो बड़ा लाभ मिलता है। अब आपको दर्द बंद हो गया है, इसके बाद में आप अपने भोजन को, ट्रीटमेंट ले लिया आपने, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें हम जोड़ लेते हैं तो हमको बड़ा लाभ मिलता है। तो इसमें चुकंदर का, गाजर का, खीरे का जूस बड़ा लाभकारी है, इसको लीजिए आप, क्योंकि इसमें लिक्विड रहता है और कुछ ऐसे तत्व हैं जिससे कि हमारा जो वो अंग है उसकी सूजन और उसका जो गंदगी वो साफ होती है। तो चुकंदर, गाजर आपका और आपका खीरा, इनके जूस लीजिए आप, इसको बढ़ाइए तो इस बीमारी में आपको लाभ मिलेगा। फर्स्ट स्टेज का डायग्नोसिस हुआ है तो आप शुरू कर दीजिए इन चीजों को। इसके बाद में हरा चने के बारे में, क्योंकि क्या है, हरा चना एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। जब ये ग्रीन स्टेज में आता है ना चना, तो बिकता है, इसको निकालिए। हरा चना इसमें खाते हैं तो वो सूजन और ये दर्द आपका घट जाता है, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। मेथी दाने का भी इसमें उपयोग बताया है, तो उसका भी आप उपयोग करिए। इससे क्या होता है, मेथी दाने से, मेथी दाना जो है आपके अंदर उसका म्यूकस जो गाढ़ा होता है उस स्थिति को और मवाद को रोकता है। तो इसको आप ऐसा करें, 1-2 चम्मच लें और पानी में उबाल लें, जितना भी आप 1-2 चम्मच में 1 आध लीटर पानी ले लें, 1 लीटर 1 लीटर, और उसको बॉईल करें, पानी का सेवन करें लिक्विड। तो ये भी इसमें आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। छाछ लिक्विड में, यदि जब आपको दर्द नहीं होता है तो छाछ, इसमें प्रोबायोटिक होते हैं, तो जो आपकी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है ना उसको चेक करेगी, तो इसको छाछ का लीजिए। पुदीना का तो वैसे भी लोग पहले इसके वो लिक्विड रखते थे, तो आपको जो वॉमिटिंग और नौसिया वगैरह की जो शिकायत है, तो पुदीना का भी ऐसा है, पानी में बॉईल कर लीजिए, ग्रीन टी जैसा हो जाएगा, और उस पानी का सेवन करिए दिन में 2-3-4 बार, तो आपकी वॉमिटिंग और वो जो जी मिचलाना और जिसकी दिक्कतें हैं वो कंट्रोल होंगी। तो इसको आप बढ़ाइए। और इसमें अंकुरित गेहूं, इसके बारे में काफी लिखा है। तो जो स्प्राउटेड जो व्हीट है, जो गेहूं है स्प्राउट, व्हीट का स्प्राउट, उसका सेवन करें। और जब खा सकते हैं तो होल ग्रेन के रूप में आप इसको, गेहूं को उबाल कर भी खाएं, तो इसका जो फाइबर है वो आपके अंदर पहुंचेगा।
और इसके बाद में लहसुन यदि आप सेवन करते हैं तो इसकी भी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, यानी जलन सूजन को रोकती है। तो ये लहसुन खाली पेट 1-2-3 कली आप सेवन कर सकते हैं। और जब आपकी दिक्कत कम हो जाए तो अपना इंटेक हाई फाइबर फूड, वेजिटेबल्स और आपका फ्रूट्स, हम बार बार बताते हैं सात्विक आहार अलग है और प्राकृतिक आहार अलग है। जब चीजों को आप कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तब वो प्राकृतिक आहार है। जिस फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रूट्स में आप कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, ना तो उनको बॉईल करते हैं, ना उनको सेकते हैं, ना उनको तलते हैं। सब्जियों के साथ ये वाली व्यवस्था करते हैं आप, सब्जियों को बॉईल भी करते हैं आप, तलते भी सेकते भी हैं, और अनाज के साथ भी ये काम करते हैं। पर जब आप ये ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तब वो प्राकृतिक आहार होता है। इसलिए जब आपका ये समस्या कंट्रोल हो जाए तब आपने इंटेक में आप हाई फाइबर फूड में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को आप इन्वॉल्व करिए, है ना, आप उसको सेवन करिए। तो वो जो आपका अंदर केमिकल पोजीशन जो गड़बड़ा गया है, जिसके कारण म्यूकस आपका थिक होता है, वो समस्या भी ठीक हो जाएगी। और जो सूजन आती है तो उसमें भी चूंकि रक्त संचार तो पूरी जगह है ना, पूरे पूरे बॉडी में रक्त संचार है, तो जब आपका रक्त जो है चेंज होगा और जो हाई फाइबर जो फाइबर्स हैं वो आपके पूरे पाचन तंत्र को क्लीन करेंगे। तो आप लीजिए, और फ्रूट्स में आप जैसे जामफल है उसको लीजिए, है ना, सेब फल है लीजिए, तो ये पेट के सफाई के लिए है। बेल को लीजिए। अब आप जो है सलाद में टमाटर, खीरा, ककड़ी सब लीजिए, अच्छी मात्रा में इसका सेवन करिए। और इसके बाद में भोजन में अमृत आहार को बल दीजिए, क्योंकि पाचन तंत्र पे लोड नहीं पड़ेगा। अमृत आहार के बारे में हमने पहले कहा, बता रखा है। अनाज लीजिए और उसमें 5 गुना 6 गुना, मान लीजिए 100 ग्राम 100 ग्राम आपने ग्रेन लिया, गेहूं का दलिया लिया, बाजरे का दलिया लिया, कोई भी लिया, मिक्स लिया या चावल लिए, तो इसमें 500 ग्राम 600 ग्राम 700 ग्राम तैयार सब्जी काट पीट के तैयार, 5-6 गुना सब्जी, 7 गुना, हम तो 8-8 10-10 गुने की अमृत आहार तैयार करवाते हैं। तो अपने जब कैंप लगते थे तो उसमें 8-9-10 गुना तक सब्जियों को इन्वॉल्व करते थे। उस प्रकार के अमृत आहार पर अपने जीवन की यात्रा को कुछ समय चलाइए तो आपका पाचन तंत्र पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये चीजों को आप बढ़ाएंगे तो आपको फायदा। उस अमृत आहार में सब्जियों में जो भी चल रहा है, शिमला मिर्च है, गोभी है, आपका जो भी है, बीन्स हैं, काट पीट कर डालिए, सबको डालिए उसमें, आप पालक डालिए, मेथी डालिए। अच्छा, लीफी वेजिटेबल्स बहुत काम करती हैं आपके रक्त संचार, रक्त के कंपोजिशंस को बदलने में लीफी वेजिटेबल बहुत काम करती हैं। तो आप मेथी है, पालक है, साग है, जो भी है, इनका सेवन बढ़ा दीजिए भोजन में। रोकने की वाली बात, एवॉइड्स, ये तो ईट की बात करी हमने, एवॉइड्स, तो एवॉइड्स में तो सब जानते हैं, आपका हाई फैटी फूड्स जो आप लेते हैं, खूब तला गला चल रहा है मार्केट में, खूब चल रहा है आजकल, कचौरी, समोसे, पानी पटा के खूब तला गला खा रहा है आदमी। कोई बाद में समस्या आती है, आप लोग ध्यान रखिए, अपने परिवार को भी बचाइए। हाई फैटी फूड को अपने उसमें ब्रेक करिए, भोजन में आप रोकिए उसको। आप अपने देखो 4 प्रकार के भोजन हम बताते हैं आपको, रॉ डाइट, बॉइल्ड, उसके बाद रोस्टेड और फ्राइड, कच्चा और उबला, सिका और तला, 2-2 ग्रेड बांट लो। कच्चे उबले पर जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाओ, सिके और तले को आप धीरे धीरे कम करते जाओ, तो आपके जीवन में बीमारियां कम हो जाएंगी और विहार को ठीक कर लो। तो अब इसमें वही चीजें हैं, तले गले भोजन को बंद करो, शराब पीते शराब को रोको, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन, काय को पिए कोल्ड ड्रिंक्स, अरे भगवान ने दूसरी छाछ पियो भाई, आप जूस पी लो, क्या दिक्कत है, क्यों कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, आर्टिफिशियल चीजें, क्या पड़ा है उसमें, क्या पता आपको। सोडा ड्रिंक पीते हैं लोग, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, हाई फैटी फूड लेते हैं, पैक्ड फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, है ना, फास्ट फूड लेते हैं, है ना, कैंड फूड लेते हैं, फ्रोजन फूड लेते हैं, सब हानिकारक हैं, सबको रोकिए, बस इनको रोकिए और इनको बढ़ाइए। ये समस्या आपकी 100% विदाउट एलोपैथी स्टार्टिंग में भले आप ले लो, अब उसमें तो आपको वोमिटिंग हो रही तो एंटी वोमिटिंग दवाई दे देंगे, वो रुक जाएगी जो गंदगी निकल रही है।
आपको डायरिया, दस्त हो गए तो डायरिया रोकने की दवाई दे देंगे आपको। आपको दर्द है तो पेन किलर दे देंगे आपको। अब वो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी तो एंटीबायोटिक दे देंगे आपको। और इसके बाद भी बीमारी में सूजन बढ़ता जाएगा तो फिर अंत में वो ऑपरेट कर ही देते हैं उसको काट पीट के। या तो उसको काट देंगे, या तो लेप्रोस्कोपी कर देंगे, या अंडे वो कर देंगे, उसकी चीर फाड़ करके निकाल देंगे उसको, या तो दूरबीन से कर देंगे, या चीरा लगा के काट देंगे उस अंग को जो है। ये तो एलोपैथी का अंतिम हथियार है ही है। पर इसमें कुछ टेस्ट के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। तो एक टेस्ट है सीबीसी टेस्ट, है ना, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इसके माध्यम से इसकी बीमारी का पता लग जाता है। तो इसमें कोई कराने में, एलोपैथी के टेस्ट कराने में कोई बुरी बात नहीं है। दूसरा है यूरिन एनालिसिस, पेशाब का टेस्ट करा लीजिए, उसमें कहीं पस सेल तो नहीं आ रहे हैं, तो भी ये डायग्नोसिस हो जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी करा लीजिए, इससे क्या होगा, अपेंडिक्स के साइज यानी लंबाई, डायमीटर, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये भी करा सकते हैं। और फिर दूसरे टेस्ट भी हैं, एब्डोमिनल एक्सरा भी करा सकते हैं आप, और सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। और जो अब ये लगातार होता रहता है तो लेप्रोस्कोपी फिर करानी पड़ती है यदि वो चीज, तो उसमें भी जब आप ठीक नहीं कर पा रहे, नेचुरोपैथी भी नहीं ले रहे, तो फिर उसमें भी आप उसमें कहीं नेचुरोपैथी भी नहीं कर रहे हैं और दर्द बना हुआ है, तो फिर भैया एलोपैथी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो नेचुरोपैथी की यात्रा को बढ़ाओगे तो फिर एलोपैथी में नहीं जाना पड़ेगा। हम इस बात के लिए मना नहीं करते हैं, पर बीमार शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, या तो उसको आप अपने प्राकृतिक उपचारों से ठीक करो, और उसको मतलब उसको उसकी तरफ लापरवाह मत बनो। कहने का इन लास्ट ये है, कहीं ना कहीं उसका उपचार कराइए। वहां तो उसको काटते पीटते हैं ही हैं, पर इससे बचना चाहते हो तो जो हम इन्हें चीजें बताई है, इनको आप करेंगे तो आपकी ये काटने पीटने वाली दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, आज की बात लगभग हमने पूरी कर दी है। जो जो हमारे चरण होते हैं बीमारी के बारे में, उसके लक्षण के बारे में, उसके कारण के बारे में, फिर प्राकृतिक उपचार के बारे में, किन चीजों को हम अपने भोजन में बढ़ा लें और किन को घटा लें, वो वाली, ये आज की बात समाप्त। हाँ भैया जी। मनोज जी, प्रणाम जितेंद्र भाई साहब। जी प्रणाम भैया। हाँ, ये एक्चुअली क्या है, सुबह का समय 7 बजे का वैसे थोड़ा ठीक रहेगा 2 क्योंकि मिनट रुकिए जरा, एक गाड़ी निकल रही है, कचरा वाहन, तो उसकी आवाज आ रही जी है। जी बोले भैया। हाँ, प्रणाम जितेंद्र जी। जी प्रणाम भैया। ये सुबह में 7 बजे का समय वैसे मेरे ख्याल से ठीक रहेगा क्योंकि जनरली सब लोग मतलब इतना जल्दी तो उठ ही सकते हैं। और क्या 7 है बजे कि का मतलब टाइम रहे, ठीक। हाँ, क्योंकि अभी देखिए, अभी मतलब 37 पार्टिसिपेंट हो गए हैं। मतलब कोई थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मतलब जो संख्या है वो मतलब काफी सेटिस्फाइड है। अच्छा, तो क्या होता है कि मतलब थोड़ा देर करेंगे तो सबको थोड़ा मतलब शेड्यूल में भी डिस्टर्ब हो सकता है। मतलब मैं 7 तो बजे वैसे रखा जाए सेवानिवृत्त टाइम। हूँ। हाँ, 7 बजे का ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं तो सेवानिवृत्त हूँ तो कभी भी मतलब ज्वाइन हो सकता हूँ। चलिए मगर चलिए, सब जो कोई बात नहीं। मतलब वो तो हाँ, जैसे आपका सुझाव आया था, ऐसे कुछ सुझाव टेलीफोन पर आए, मोबाइल पर आए थे। कोई बात नहीं, वो जी तो ऐसा ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हाँ लोग देख लेते हैं। हाँ। और ये जो है मतलब आपने वो जो YouTube चैनल शुरू किया है ना, उसमें मतलब ये मतलब उसका रिकॉर्डिंग जो करके
हाँ उनका हाँ, ये मतलब यूट्यूब का लिंक देते हैं, तो वो क्या है कि हम लोग मतलब दूसरे ग्रुप में भी शेयर करते हैं। तो वो तो मिल रहा है ना तो क्या है, बराबर। हाँ बहुत बहुत मिल रहा है। मतलब ये थोड़ा आप ये जरा मतलब इंश्योर करिएगा कि एवरी वीक कम से कम हमको ग्रुप में ये रिकॉर्डिंग का जो यूट्यूब का लिंक मिल जाए। हाँ, ये तो तो भैया जो इसको कार्यक्रम को ऑपरेट चलाते हैं ना, वो भेजते ही हैं। पवन जी जी, और मनोज जी भाई साहब करते ही हैं वो तो। हाँ जी, जी जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम भाई साहब। प्रणाम भैया प्रणाम। हाँ अब जी। इस बीमारी से संबंधित कोई सवाल है तो बात करें, नहीं तो समापन करें। चलिए। मेरे ख्याल से मनोज जी मतलब कुछ काम से निकल गए लगते हैं। हाँ, मनोज जी आजकल एक उनके जिम्मेदारी उनके कंधों पर और दे दी है संस्था ने, तो उसमें वो चले जाते हैं सुबह सुबह। हाँ जी। तो कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो फिर इसको समापन करते हैं। चलिए, हर बार एक। चैट चैट में भी कोई मतलब सवाल नहीं है अभी। चलिए, तो हाँ आज तो की यात्रा मतलब को शांति पाठ कर लेते हैं। शांति पाठ कर लेते हैं, पर थोड़ा सा जी, निवेदन ये है प्रणाम भाई कि साहब। इसको थोड़ा सा फैलाएं। तो हाँ जी। ये जो अभी चूंकि नेचुरोपैथी की बात बिल्कुल भी किसी भी एंगल पर हो नहीं रही है इसके माध्यम से, तो हमारा बार बार निवेदन ये है कि ये चीज आगे बढ़े और ये प्राकृतिक उपचार लोगों के जीवन का हिस्सा बने। कहीं ना कहीं लोगों के घरों में मिट्टी और ये पट्टियां, ये सब चीज रहने लगे और इसको रेगुलर जीवन का, अपनी यात्रा का अंग बनाएं। तो ये सब हमारा जो सपना है गुरु जी का और गांधी जी का, हम सदैव दो महापुरुषों की बात करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव और महात्मा गांधी। क्योंकि हमने नेचुरोपैथी के प्रति जो संतों में और महापुरुषों में जो समर्पण देखा है, गांधी जी ने अपने आश्रम वाले जीवन में वैसे भी नेचुरोपैथी को बड़ा महत्व दिया है। और परम पूज्य गुरुदेव ने तो पूरा वांग में लिखा है इतना मोटा, और बहुत बल प्रदान किया है। इसलिए आज गायत्री परिवार के लोग नेचुरोपैथी के लिए काम कर भी रहे हैं। तो हमारा यही निवेदन है कि इसको थोड़ा सा अपने नए नए लोगों तक इसको फैलाइए और नेचुरोपैथी को अपनाने के लिए एक दूसरे को जुड़िए। कहीं ना कहीं जिसको कोई पूछना करना है तो अपना ग्रुप बना के शेयरिंग भी करिए। भाई मिट्टी कैसे बनाते हैं, पट्टी कैसे लगाते हैं, हमने तो बता रखा है, आप लोग भी बताया करें एक दूसरे को। चलिए, दोनों हाथ जोड़ें, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद करें। परमात्मा से मानव मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए शांति और आनंद की प्रार्थना करें। जो भी जीव इस धरा पर रहता है, प्रभु की इस दुनिया में आता है, उसकी जीवन की यात्रा बड़ी आनंददायक हो, उसको ये योनि मिलती है, विशेषकर मानव योनि। और आज जो दुखी है वो मानव योनि ज्यादा दुखी है। अन्य योनियां तो मानव के कारण दुखी है, पर मानव की योनि अपने ही कारण दुखी है। तो भाइयों बहनों, आइए जीव मात्र और मानव मात्र के लिए शांति और आनंद की प्रार्थना करें। ओम जौ शांति शांति अंतरिक्ष गुम अंतरिक्ष शांति गुम शांति पृथ्वी पृथ्वी शांतिरापः शांति आप शांति शांतिरोषधय शांति औषधयः शांति वनस्पतयः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे शांतिर्विश्वेदि शांति ब्रह्म शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण सर्वगुण शांति शांति शांतिरेव शांतिरेव शांति शांति श्यामा सामा शांतिरधि। शांतिरेव। ओम शांति ओम शांति 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 शांति। शांति सर्वारिष्टा अरिष्ट सुशांतिर्भवतु। सुशांतिर्भवतु। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, जय हो, परवंदनीय माता जी की, दादा जय हो, गुरुदेव की, अपने जय अपने हो, माता पिता सदगुरुदेव की, जय भारतीय हो, संस्कृति की, जय भारत हो, माता की। सभी जय को हो। नमन, सभी को प्रणाम। प्रणाम भाई साहब।
चालू हुई है हैं?